नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। तो भाई ये बुक की लाइंस हैं, अगर उस लिहाज से आप देखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म जो इसमें शो करेगा वो आपके पास कॉपर सल्फेट होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है, तो इसको इस तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, tertiary alcohol can be obtained by reacting Grignard's reagent with। Grignard reagent का रिएक्शन किससे कराएंगे तो tertiary alcohol मिलेगा। तो सीधा सीधा है कि जब Grignard reagent रिएक्ट करता है कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ रिएक्ट करने पर ये tertiary alcohol फॉर्म करेगा। ठीक है जी, तो कीटोन के साथ रिएक्शन होगा तो वहां पे आपको tertiary alcohol जो है वो मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि फाइंड द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ बफर की पीएच निकालने के लिए यू हैव टू यूज हेंडरसन्स इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन सेज pH is equal to pKa plus log concentration of salt or concentration of acid। यह आपने पढ़ी होगी। अच्छा, अब इसमें कहानी ये है कि भाई आपको pKa दिया हुआ है 4.74, लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है 5 मोल पर डीएम क्यूब अज्यूम कर लें, और उसकी भी 5 दी हुई है एसिड एज वेल एज सॉल्ट एज वेल एज एसिड, दोनों की 5 दी है। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। और जब आप 1 का लॉग लेंगे तो log 1 जो होता है वो आपके पास होता है 0, तो इसलिए आपके पास आंसर आ जाएगा 4.7। ये इस तरह से आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि ऐसे बफर जिनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो ऐसे बफर जो होते हैं वो आइडियल बफर कहलाते हैं। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो जरा इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। ओके जी, नेक्स्ट है कि भाई ग्लाइकोजन हैज मोनोमर। ग्लाइकोजन किससे मिलता है? तो ग्लाइकोजन आपको पता होगा कि भाई ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, और ये बेसिकली ग्लूकोज से मिलता है। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है जिसको कि हम ग्लाइकोजन का नेम दे रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट इज। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए और कौन सी टर्म इस्तेमाल होते हैं? सबको पता है कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। एमसीक्यू सिंपल है, लेकिन ए लेवल्स वाले क्योंकि इस चीज को पढ़ते ही नहीं है तो हो सकता है वो इस बात से कंफ्यूज हो, तो उन्हीं के लिए मुझे लग रहा है ये एमसीक्यू इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट, एलिमेंट डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर मोस्ट लाइकली। आप जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी नेचर के लिहाज से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी नेचर के लिहाज से इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। तो जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, और जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उसका मतलब है कि उनकी अपनी जो है वो क्या हो जाएगी? रिडक्शन। उनकी अपनी रिडक्शन हो जाएगी और वो बनेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई जो डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं उनके अंदर रिडक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हाट डज इफेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूल लीड्स टू। भाई अगर मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करेगा तो वो आपको क्या बना के देगा? इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि दो अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की थ्योरीज अलग है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के हवाले से अलग है। अगर कोलिजन थ्योरी की बात करें तो भाई जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो वहां पे प्रोडक्ट की डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉर्मली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मली उस वक्त बन रहे होते हैं कि जब कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं बन रहे होते। नेक्स्ट, वर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की शॉर्ट फॉर्म कौन सी है? तो ऑब्वियसली सबको इसका आइडिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की शॉर्ट फॉर्म आपके पास सिंपल RMGX करके लिखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की टर्म जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, एक्स-रेस कॉन्ट्राडिक्ट्स विद। ये क्वेश्चन है भाई, इसका क्वेश्चन के अंदर मसला है कि भाई एक्सरे की कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज से, एक्सरे किस चीज से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? या तो ये एक्सरेस की कुछ जनरेशन के हवाले से बात कर रहा है, या क्या ये क्वेश्चन था जो कि कंपाइलेशन का एरर मुझे लगता है कि मे बी हो एरर या मे बी ना हो। लेकिन एक्सरेस की अगर कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रडिक्शन का सेंस नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि वो किस चीज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अगर ये पूछ रहा है तो मतलब जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो भाई एक अलग चीज है, और अगर वैसे पूछ रहा है कि इंटरप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग चीज है।
एक्सरेज और गैमा रेस हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, दोनों में फोटॉन्स होते हैं, सही है, दोनों एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। और अल्फा और बीटा जो है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर रखते हैं, एक्सरेज पार्टिकल नेचर नहीं रखता, मतलब नॉन मटेरियल इन नेचर है गैमा भी। तो इस क्वेश्चन में एक इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है, तो आई डोंट नो कि इसकी सही बात क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में आपके फिजिक्स के टीचर्स पे बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये तो खैर कुछ जगहों पे आंसर लगे हुए हैं, सही लगे, कुछ जगहों पे गलत लगे, वो बता दूंगा। तो एसिडिक हाइड्राइड जब फॉर्म होता है तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंबाइन हो रहे होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंबाइन होने के नतीजे में वाटर रिलीज होता है और एसिडिक एनहाइड्राइड फॉर्म में बनता है। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कॉल्ड डैश। अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा एसिड से, और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक करना चाहिए, तो रिएक्शन के नतीजे में वहां पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट, कीटोन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन गलत है, कीटोन रिडक्शन से नहीं प्रोड्यूस होता। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कीटोन्स ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस। तो अगर ऐसा है कि कीटोन रिड्यूस होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, तो कीटोन रिड्यूस होने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कीटोन प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, किस चीज की ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेगा, तो भाई सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेगा। तो कीटोन प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, एक ये क्वेश्चन हो सकता है, टैपिंग का एरर है मे बी। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑन रिडक्शन कीटोन गिव्स डैश, तो ऑन रिडक्शन कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो एक कंपाइलेशन का एरर यहाँ पर हो सकता है बच्चों का। विद ऑल द फॉलोइंग नॉट फैटी एसिड, ये क्वेश्चन गलत है। अगर पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैटी एसिड, फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो इसलिए पैल्मेटिक एसिड जो फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वहां पर जो कार्बन की तादाद है वो मोर देन 12 हो, तो फैटी एसिड्स वहां पे बनते हैं, तो इसलिए पैल्मेटिक एसिड एक्चुअल में फैटी एसिड बनेगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट फैटी एसिड, तो फैटिक एसिड हो सकता था क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और फैटी एसिड जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। तो इसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी क्वेश्चन की कंपाइलेशन में, अगर पूछा जाए कि भाई नॉट इनमें से फैटी एसिड कौन है, तो भाई एक ही है, वरना ना ये फैटी एसिड है, ना ये फैटी एसिड है, ना ये फैटी एसिड है, क्योंकि कार्बन की तादाद उसमें लेस देन 12 में, तो उससे वो फैटी एसिड नहीं बना। सेट है। फैटी एसिड कंटेन्स, फैटी एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, फैटी एसिड ऐसी बात है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। फैटी एसिड की डेफिनेशन ही यही है कि दीज आर लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लॉन्ग चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन ही यही है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इररिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली स्पॉन्टेनियस होते हैं, सिंपल। When second electron added to unit negative ion, then energy is absorbed in this process, it is called, इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में टेक्निकल मसला है कि यूनि नेगेटिव में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो सम टाइम एब्जॉर्ब होता है और सम टाइम एनर्जी इवॉल्व होती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन चले अगर उस कॉन्फ्लिक्ट से हम हटके थोड़ा सा चलें, तो बात यहाँ पे कहने की ये आती है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं किसी एटम में, तो उस वक्त जो एनर्जी चेंज आता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है, इसके नतीजे में एनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये चीज कहलाती है। नेक्स्ट, आफ्टर 5d नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, 5d के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो आप या तो ऑफ का सीक्वेंस याद होना चाहिए, या फिर n+l रूल लगा लें। 5 के लिए n की वैल्यू 5, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2, तो n+l लगाएंगे तो दैट इज 7। अब n+l और किसका 7 है, आप ये देख लें, 6d 6s में अगर आप n+l निकालें तो 6 + 0 यानी कि 6, 6p में निकालें 6 + 1 यानी कि 7, 6d में निकालें 6 + 2, ये हो जाएगा जी जनाब 6 + 2 8 हो गया, 7p में निकालें 7 + 3 10 हो गया। तो 5d का n+l 7 है और 6p का n+l 7 है, दोनों का n+l 7 है। जब n+l 7 होगा n को देखा जाएगा, इसका n 5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, इसका n 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, तो उससे 6p जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट,
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो पैचेस की फॉर्म में होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं, ये कोई अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या तो याद कर लें या फिर निकालना सीखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो यूं होता है dx अपॉन dt। ये यूनिट ऑफ के पूछ रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है मोल पर dm क्यूब सेकंड। के का यूनिट निकालना है, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल से मोल गया, dm क्यूब से dm क्यूब गया, तो लेफ्ट साइड पे बच गया 1 अपॉन सेकंड। ये इस तरह से, ठीक है जी, सेकंड इनवर्स कह रहे हैं 1 अपॉन सेकंड। नेक्स्ट, if activation reactive energy of forward reaction is less than reverse reaction, तो रिएक्शन क्या होगा? देखो भाई ये यूं चल रहा है जैसे कि एक मिनट हम जरा यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं। हमें ग्राफ का ऑप्शन मिल है, हो सकता है ऑप्शन हो मुझे मिल ना रहा हो, चले। अच्छा जी, बात यहाँ पे कहने की ये है कि भाई जैसे इस तरीके से चल रही है स्टोरी, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में। तो देखें अगर सिचुएशन ये चल रही है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन रिवर्स रिएक्शन, यानी रिएक्शन यूं चल रहा है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन कम है और रिवर्स की ज्यादा है। आपको ये तो याद होगा ना कि भाई ये जो गैप होता था कौन सा वाला, ये वाला गैप, ये गैप एक्टिवेशन एनर्जी को शो करता था और इसी तरह ये गैप एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा है। अलबत्ता फर्क क्या है कि भाई ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन को शो कर रहा है और ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन को शो कर रहा है। तो अब बात जो यहाँ पे कहने की आती है वो बात सिंपल सी आती है कि अगर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है और बैकवर्ड की यानी वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब है ग्राफ किस चीज का हो। तो अगर आप इस ग्राफ को चेक करें तो उसमें ओवरऑल क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ओवरऑल ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो ये इंडिकेशन होती है कि रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इंडिकेशन। नेक्स्ट, गैल्वानिक सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल सी ये लाइंस हैं, फिजिक्स की लाइन है। यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में करते हैं, वैसे हम नॉर्मली किलो जूल पर मोल में कर रहे होते हैं। मालूम नहीं कि ऑप्शंस वहां पे क्या दिए हुए थे, लेकिन ये किलो जूल पर मोल में नॉर्मली मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो क्या होता है कि भाई आपके पास गैसियस आयन होते हैं, कि कैटाइन मौजूद है और एनाइन मौजूद है, कंबाइन हो रहे हैं और क्रिस्टल फॉर्म कर रहे होते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड की होती है, वो उनके लैटिस एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है जी, इसलिए हैश लॉ लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब पूछा हुआ कि ये जो कंपाउंड है किससे रिजेम्बलेंस रखता है? ऑब्वियसली इथीन से रिजेम्बलेंस रखता है, ऑप्शन दिए हुए होंगे यकीनी तौर पे। तो C2H4 इथीन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी रिजेम्बलेंस उससे तो ऐसे ही बनेगा। रेशो आप चेक कर सकते हैं जिस तरह से 1:2 का रेशो चल रहा है। नेक्स्ट, फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रोड्यूस। ये सिंपल रिएक्शन है, कई दफा आया हुआ, इसके रिएक्शन मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ए लेवल्स वाले आप लोग याद रखें, फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल को कहा जाता है। तो व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद मिथेनॉल इट गिव्स बेक्लाइट प्लास्ट। ठीक है जी, ये इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट, 1 प्रोपेनॉल रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड। 1 प्रोपेनॉल जो होता है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, ये 1 प्रोपेनॉल है और 1 प्रोपेनॉल जो है इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब ये 1 प्रोपेनॉल जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो आपको याद होगा ये ल्यूकास टेस्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था, ये वहां से क्वेश्चन है। तो जब ये प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो ये वहां पर आपको जिंक हैलाइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करके देगा। सॉरी, जब ये प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो एल्काइल हैलाइड्स के प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करके देगा, यानी आपको इस तरह का एल्काइल हैलाइड होगा। इसकी बेसिकली ऑयली लेयर जो है वहां पे मिलेगी, प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ऑयली लेयर जो है वो अल्काइल हैलाइड की मिलेगी। लेयर का टाइम याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये जो अल्कोहल होता है ये फिलहाल तो प्राइमरी है। मैं एक पुरानी बात याद रखा हूं, दिलाऊं आपको कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो आपको इमीडिएटली बना के देता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो 10 मिनट के बाद बना के देगा, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो हीट करने पर ऑयली लेयर बनाएगा। तो उसका राइट आंसर जो है वो ऑन हीटिंग है। एसीटोन जो कि कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ये टर्शरी अल्कोहल बनाएगा।
ठीक है जी, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर एसीटोन की आप डायरेक्ट रिडक्शन कर दें तो ये डायरेक्ट रिडक्शन करने पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये बना के देगा। ठीक है, ये फर्क है। एसीटोन डायरेक्ट रिड्यूस होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, और अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में ये टर्शरी अल्कोहल आपको बना के देगा, ये फर्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन टू वन कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन होता है जो जिसके एक साइड पर सिर्फ कार्बन की चेन चल रही होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद FeCl3। तो फिनोल्स में हमने पढ़ा था, बेंजीन वगैरह में पढ़ा था कि बेंजीन या फिनोल्स जो होते हैं उनकी जब हैलोजनेशन की जाती है तो FeCl3 ऐसा कैटलिस्ट जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके नेक्स्ट, तो भाई तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये, इफ वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम देन उसको क्या कहते हैं? भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं कि एक एटम निकले उसकी जगह दूसरा एटम आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, विच इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट। मैं ख्याल पीछे आ चुका है या नहीं आया मालूम। मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो लाइट को आसानी से पास कर देते हैं। पैचेस की फॉर्म में होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस होते हैं, तो उसके लाइट को इजीली ये पास कर देते हैं। When solid convert to liquid, then it is known as then it is dash। भाई सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो डेफिनेटली वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखिए वाटर जो होता है ना इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए वाटर जो होगा ना वो इन सब में सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, तो हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के अंदर। नेक्स्ट, गैस बिकम नॉन आइडियल एट। गैस कब नॉन आइडियल होती है? जब आप उसका टेम्परेचर लो कर दें, प्रेशर हाई कर दें, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, तो गैस का बिहेवियर जो होता है वो नॉन आइडियल होता है। विच वॉल्यूम एक्सप्रेशन इज करेक्ट। भाई आप पढ़ते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बॉयल्स चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बॉयल्स लॉ में, तो इसलिए इसका ऑब्वियसली यही वाला सही। मुझे लग रहा है बीच में कहीं एनएडी के ना ऐड होगा उन बच्चों से। एम्पेरिकल फॉर्मूला मोनोसैकेराइड, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मोनोसैकेराइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है CnH2ON। इन एक्चुअल ये होता है, तो ये नियरेस्ट आंसर हो सकता है, इसमें कुछ टाइपिंग का एरर हो, वरना सही जो उसका वो होता है फॉर्मूला वो ये होता है, इस तरह से लिखा जाता है। और अगर थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट करूं तो बल्कि सही है इसी तरह से। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज, ये लाइन है पता नहीं फेडरल में या बायो के पोर्शन में मैंने कहीं पढ़ी कि फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टोज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस फ्रॉड लॉजेंजेस नेम एज। फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज जब कंबाइन होते हैं तो फॉर्मामेंट आपके पास होती है, ये वहां पर मिलती है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है जी, वैसे आपको याद होगा फिनोल जो होता है वो भी लॉजेंजेस में इस्तेमाल होता है, जो थ्रोट इन्फेक्शन की मेडिसिन होती है स्टेप्सिल्स वगैरह टाइप की, तो उसके अंदर फिनोल जो होता है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की शॉर्ट फॉर्म पता नहीं पीछे आया या नहीं आया, RMGX से शो किया जाता है, तो सभी को इसका आइडिया, नॉट अ बिग डील। रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, फिनोल की जो रिएक्टिविटी होती है वो किस वजह से होती है? फिनोल की रिएक्टिविटी का मेन रीजन तो ये है कि भाई OH ग्रुप की जो पोलैरिटी होती है उसकी वजह से फिनोल रिएक्टिव होता है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि OH ग्रुप इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, एंड OH ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से जो होता है ये रिएक्टिविटी को वहां पे बढ़ा देता है, तो ये चीज है। तो अगर मैं बेस्ट चूज करूं बेंजीन रिंग, तो देखो बेंजीन रिंग तो बेंजोइक एसिड में भी होता है, लेकिन क्या है वो रिएक्टिव तो नहीं होता इतना, तो उसका बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से OH लगना चाहिए। हो सकता है किसी को कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई बोले कि C सही है, लेकिन मेरे ख्याल में OH इसका बेस्ट आंसर बनेगा। वैसे कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल जो है ना वो OH ग्रुप की ही प्रेजेंस की वजह से है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, सब एरोमेटिक हैं एक्सेप्ट, इनमें से कोई भी एरोमेटिक सिवाय इसके कोई भी एरोमेटिक नहीं है, तो क्वेश्चन की कंपाइलेशन में मिस्टेक है कि ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड। भाई जरूरी थोड़ी साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक थोड़ी होते हैं, ये साइक्लिक भी नहीं होते हैं, एलिसाइक्लिक भी नहीं होते हैं, एरोमेटिसिटी का तो सर्टेन क्राइटेरिया है, तो क्वेश्चन में एरर है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस टू गिव एस्टर बेसिस देते हैं ये, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस से ट्रीट करते हैं तो RCOO ग्रुप मिलता है, तो ये बेसिकली बेस से रिएक्ट करके एस्टर सॉल्ट जो है ये जनरेट कर रहे होते हैं, तो आपको ये चीज मिलेगी। नेक्स्ट,
विच इज ऑक्सोनियमाइन। ऑक्सोनियमाइन तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऑक्सोनियमाइन ये होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H3O पॉजिटिव जो होता है उसको ऑक्सोनियमाइन कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, क्वेश्चन असल में हो सकता है ये हो जो पिछला क्वेश्चन था, पता नहीं कहां रह गया। तो क्वेश्चन एक पीछे इस तरह का शायद कोई आया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, सही ना। स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम फैटी एसिड कहते हैं, लॉन्ग चेन हो, और बेंजीन के ऊपर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लग सकता है। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों लग सकते हैं। तो बच्चों ये आज तक की कंपाइलेशन है। मजीद जो एमसीक्यूज हम कंपाइल करेंगे, आज अभी 9 सितंबर है जिसपे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज का मजीद जो डाटा आएगा कल का आएगा, उसको कंपाइल करके फिर इंशाल्लाह ताला आफ्टर वन डे हम इसका अपडेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।